एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी समानता क्या होता है, समानता चैप्टर। ठीक है, ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आपका आता है। किसी भी यूनिवर्सिटी के या आप अगर समानता पढ़ना है तो आप आराम से इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखो साधारणतया समानता, जिसको इंग्लिश में इक्वालिटी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं समानता को? इक्वालिटी। ठीक है, तो साधारणतः समानता का यह अर्थ लगाया जाता है कि मनुष्य जन्म से समान होते हैं और इसी कारण सभी व्यक्तियों को व्यवहार और आय का समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। यानी कि सामान्यता मतलब ज्यादातर साधारणतः यानी नॉर्मली समानता का यह अर्थ समझा जाता है कि मनुष्य जन्म से समान होते हैं और इसी वजह से सभी लोगों को, सभी व्यक्तियों को बिहेवियर का और इनकम का समान अधिकार यानी राइट्स प्राप्त होना चाहिए। किंतु स्वतंत्रता का यह अभिप्राय उतना ही भ्रमपूर्ण है जितना यह कहना कि पृथ्वी समतल है। यानी कि स्वतंत्रता यानी इक्वालिटी का ये जो डेफिनेशन है वो ये इतना भ्रमपूर्ण है जितना ये कहना कि पृथ्वी जो है, धरती जो है समतल है। ठीक है, प्रकृति के द्वारा भी सभी व्यक्तियों को समान शक्तियां प्रदान नहीं की गई है। यानी जो हमारे नेचर है उसके थ्रू भी, उसके द्वारा भी हमें एक समान शक्ति जो है, पावर जो है प्रदान नहीं की गई है। ठीक है, मानवीय समाज में पतले, मोटे, लंबे, नाटे, कुशाग्र और मंद बुद्धि के जो विभिन्न प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं वे प्राकृतिक असमानता के उदाहरण हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारा जो प्रकृति है ये भी व्यक्तियों को समान शक्ति, समान पावर नहीं देती, समानता नहीं देती। जैसे कि हमारे मानवीय समाज यानी ह्यूमन सोसाइटी जो है इसमें मोटे, पतले, लंबे, नाटे हर तरह के लोग पाए जाते हैं ना, और तेज दिमाग वाले, तो कुछ मंद बुद्धि भी होते हैं। जो कि अलग अलग तरह के ये जो व्यक्ति मिलते हैं ये प्राकृतिक असमानता यानी नेचुरल इनइक्वालिटी के एग्जाम्पल्स है, उदाहरण है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इस प्रकार की असमानता की धारणा को समाज द्वारा अपनाया जाना अनुचित ही नहीं वरन असंभव है। ठीक है, इसके अलावा इस तरह की जो असमानता इनइक्वालिटीज होती है इसकी धारणा को, इसके कॉन्सेप्ट को सोसाइटी द्वारा अपनाया जाना अनुचित ही नहीं बल्कि असंभव भी है। ठीक है, अब देखो वर्तमान समय में समाज में जिस प्रकार की असमानता देखते हैं उस असमानता के कारण दो प्रकार के हैं। करंटली जो हम लोग अपने सोसाइटी में जो जैसे असमानता देखते हैं, इनइक्वालिटीज देखते हैं, उसमें उस समानता के कारण दो प्रकार के हैं और इन दो प्रकार के कारणों का आधार पर असमानता भी दो प्रकार की है। एक प्रकार की असमानता वह है जिसका मूल व्यक्तियों में प्राकृतिक भेद है। ठीक है, एक असमानता क्या है? जिसका बेसिक है कि व्यक्तियों में प्राकृतिक भेद है। ठीक है, इंसान में, हम लोगों में, सब में एक नेचुरल एक भेद होता है, असमानता होती है। ठीक है, प्रकृति के द्वारा विभिन्न व्यक्तियों में बुद्धि, बल, प्रतिभा की दृष्टि से भेद किया जाता है ना। सबके पास एक जैसी बुद्धि नहीं होती, बल नहीं होता, प्रतिभा नहीं होता, सबकी अपनी अलग अलग होती है। और इस भेद के कारण जो असमानता उत्पन्न होती है उसे प्राकृतिक असमानता कहते हैं। इस प्राकृतिक असमानता का निराकरण संभव और उचित नहीं है। ठीक है, समाज में विद्यमान दूसरे प्रकार की जो असमानता है वो है जिसका मूल समाज द्वारा उत्पन्न की गई विषमताएं है। ठीक है, ये देखो जो दूसरा प्रकार का जो असमानता है समाज में, इसका कारण क्या है? समाज ही ने ही इसको उत्पन्न किया है। समाज में जो विषमताएं है, अलग अलग भिन्नताएं, उसको उत्पन्न किया है। अनेक बार बुद्धि, बल और प्रतिभा की दृष्टि से श्रेष्ठ होने पर भी निर्धन व्यक्तियों के बच्चे अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि पढ़ने में कोई बच्चा बहुत अच्छा होता है, फर्स्ट डिवीजन से पास हो रहा है। ठीक है, और कुछ है जो थर्ड, फोर्थ हो रहे या ओनली प्रोमोटेड पास हो रहे हैं, लेकिन लोग ज्यादा कमाते हैं लाइफ में ना। और जो फर्स्ट होने वाला बच्चा है वो उतना नहीं इनकम पा सकता है या अपने व्यक्तित्व का विकास उतने अच्छे से नहीं कर पाता है। क्योंकि उनके पास साधन की कमी होती है। उसी जगह में जो बच्चा पीछे पड़ रहा है, उससे कम दिमाग, उससे कम बुद्धि वाला है, वो अपने व्यक्तित्व का विकास अच्छे से कर पाता है क्योंकि उसके पास साधन अच्छे खासे मौजूद होते हैं। ठीक है, निर्धन व्यक्ति के बच्चे अपने व्यक्तित्व का विकास वैसा नहीं कर पाते जैसे विकास उससे निम्नतर बुद्धि वाले यानी उससे कम बुद्धि बल के धनी बच्चे कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि कम बुद्धि वाले बच्चे भी इतना विकास कर लेते हैं जितना कि
ज़्यादा बुद्धि वाले नहीं कर पाते। क्यों? कि ये हमारे समाज में फैली असमानता के कारण है। उन्हें उतना साधन नहीं मिल पाता अपने विकास के लिए, ठीक है, गरीब बच्चों को। इस सामाजिक असमानता का मूल कारण समाज द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों का वह वैषम्य होता है जिसके कारण सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास के समान अवसर नहीं प्राप्त हो पाते हैं, ठीक है। राजनीति विज्ञान की एक धारणा के रूप में समानता का तात्पर्य सामाजिक वैषम्य द्वारा उत्पन्न इस असमानता के अंतर से है। इसका तात्पर्य यानी इसका अर्थ यह है कि राज्य के सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास के समान अवसर दिए जाने चाहिए, ताकि किसी भी व्यक्ति को यह कहने का अवसर ना मिले कि यदि उसे यथेष्ट सुविधाएं प्राप्त होती, यानी अच्छी सुविधाएं प्राप्त होती, तो वह भी अपने जीवन का विकास कर सकता था, ठीक है। अतः समानता की विधिवत परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है कि समानता का तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से होता है जिसके कारण व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्राप्त हो और इस प्रकार उस असमानता का अंत हो सके जिसका मूल कारण सामाजिक वैषम्य है, ठीक है। यानी समानता का अर्थ ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से होता है जिसके कारण व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर प्राप्त हो और इस प्रकार उस असमानता का अंत हो, उस इनइक्वालिटीज का अंत हो, खात्मा हो, जिसका मूल कारण बेसिक रीजन जो है सामाजिक वैषम्य है, यानी समाज का भेदभाव है, ठीक है। लास्की ने इस प्रकार विचार व्यक्त करते हुए लिखा। देखिए लास्की के क्या कथन है। लास्की के अनुसार समानता मूल रूप में समानीकरण की एक प्रक्रिया है, ठीक है, यानी सबको समान करने का एक प्रक्रिया है। इसीलिए प्रथमता समानता का आशय विशेष अधिकारों के अभाव से है, ठीक है। और देखो लास्की क्या कहते हैं, समानता मूल रूप से समानीकरण की एक प्रक्रिया है, इसलिए प्रथमता समानता का आशय विशेष अधिकारों के अभाव से है। द्वितीय रूप में इसका आशय यह है कि सभी व्यक्तियों को विकास हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त होने चाहिए, ठीक है। तो लास्की ने समानता के बारे में क्या कहा कि समानता जो है मूल रूप में समानीकरण की एक प्रक्रिया है, यानी सबको एक समान करने का एक प्रोसेस है, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले समानता का आशय जो है, अर्थ जो है विशेष अधिकारों के अभाव से, यानी किसी को कोई खास अधिकार नहीं प्राप्त होगा, सबको समान अधिकार होना चाहिए, है ना। और द्वितीय में इसका आशय, मैंने दूसरे रूप में इसका यह आशय है, अर्थ है कि सभी व्यक्तियों के विकास के लिए उनको पर्याप्त मतलब उनको जो जरूरत की चीजें है, जरूरत जो अवसर है, जरूरी अवसर जो है वो प्राप्त होने चाहिए, ठीक है। जो मैं समझा रही हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, अच्छे से कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। देखो अब समानता के अभी हमने समझा कि समानता क्या होता है। लास्की के अनुसार, लास्की ने समानता के बारे में क्या कहा, उनके क्या कथन है, क्या विचार है ना। अब हम लोग जानेंगे कि समानता के विभिन्न पक्ष या आयाम, ठीक है, वेरियस डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी के वेरियस डायमेंशंस के बारे में हम लोग जानेंगे। देखो समानता वर्तमान समय की संभवतः सर्वाधिक लोकप्रिय धारणा है और विभिन्न विचारकों तथा विचारधाराओं ने अपने अपने तरीके से समानता की धारणा का प्रतिपादन किया है। यानी कि समानता जो है, इक्वालिटी जो है, वो वर्तमान समय में करंटली संभवतः सबसे ज्यादा लोकप्रिय यानी सबसे ज्यादा फेमस कॉन्सेप्ट है और अलग अलग विचारकों ने और विचारधाराओं ने, है ना, यानी ओपिनियंस ने अपने अपने तरीके से समानता की धारणा का, समानता के कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी का प्रतिपादन किया है ना, दिया है, यानी कि अलग अलग इसका धारणा बताया है, ठीक है। इस स्थिति ने समानता के विभिन्न रूपों या आयामों को जन्म दिया, क्योंकि अलग अलग राजनीतिज्ञों ने समानता के अलग अलग उदाहरण दिए थे, ठीक है, अलग अलग अपनी अपनी विचारधाराओं को व्यक्त किया। इस स्थिति ने समानता के विभिन्न रूपों या आयामों को जन्म दिया, ठीक है। और समानता के ये विभिन्न आयाम इस प्रकार है, समानता के जो वेरियस डायमेंशन है ये कुछ इस तरह के हैं, ठीक है। समानता के मुख्यतः 4 आयाम होते हैं। पहला वैधिक या कानूनी समानता अथवा समानता का कानूनी पक्ष, यानी कि इंग्लिश में जिसको कहते हैं लीगल डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। दूसरा है राजनीतिक समानता या समानता का राजनीतिक पक्ष, पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी। तीसरा है सामाजिक समानता या समानता का सामाजिक पक्ष, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं,
अथवा बीच में दिया, इसका जरूरत नहीं आपको। वैधानिक या कानूनी समानता, मान लीजिए इसको हम लोग याद रखते हैं कानूनी समानता, ठीक है, और या फिर इसको बोल सकते हैं समानता का कानूनी पक्ष, तो इंग्लिश में लीगल डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी। इसी तरह राजनीतिक समानता, पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, या फिर समानता का राजनीतिक पक्ष। जो आपको याद करने में इजी रहे वही चीज याद करिए। सामाजिक समानता होता है एक, यानी सोशल डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी, समानता का सामाजिक पक्ष जिसको कहते हैं। आर्थिक समानता, समानता का आर्थिक पक्ष, ठीक है, आर्थिक समानता या समानता का आर्थिक पक्ष, दोनों का सेम मीनिंग है, इसीलिए जो आप लोगों को इजी लगे वही याद रखिए। इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी, अभी मैंने आपको बताया कि समानता के विभिन्न पक्ष या आयाम क्या होते हैं, वेरियस डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी, 4 प्रकार के हैं। अब इन प्रकार को हम लोग डिफाइन करेंगे, इसकी परिभाषा जानेंगे, इसका अर्थ जानेंगे। तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं वैधिक या कानूनी समानता, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लीगल डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी। कानूनी समानता का अर्थ यह है कि राज्य के द्वारा अपने नागरिकों के साथ मनमाना व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। अच्छे से समझ लीजिए कानूनी समानता में क्या क्या अधिकार हमें प्राप्त होते हैं आम नागरिकों को, ठीक है। कानूनी समानता का अर्थ यह है कि राज्य के द्वारा अपने नागरिकों के साथ मनमाना व्यवहार यानी मनमाना बिहेवियर नहीं किया जा सकता। कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान हो और सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण प्राप्त हो, यानी कि सभी नागरिक को कानून द्वारा समान संरक्षण प्राप्त हो। और ब्रिटेन की संवैधानिक व्यवस्था विधि का शासन, ब्रिटेन की संवैधानिक व्यवस्था कैसी है, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, कानूनी समानता की स्थिति को प्राप्त करने की ही व्यवस्था है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ क्या है, कानूनी समानता की स्थिति को प्राप्त करने की व्यवस्था है। कानूनी समानता में निम्न बातें आती है, क्या क्या बातें आती है, कानून के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसका अर्थ यह है कि कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हैं। राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक से कानून बनाएगा और इन कानूनों को एक समान लागू करेगा। राज्य जन्म, वंश, लिंग, धर्म, जाति, जन्म स्थान, धनी गरीब यानी अमीर गरीब या ऊंच नीच आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। राज्य जो है सबसे समान व्यवहार करेगा, चाहे वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म स्थान या धनी गरीब या ऊंच नीच के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव राज्य नहीं करेगा, ठीक है। ये कानूनी समानता के अंदर ये सब आ रहा है। आइवर जेनिंग्स के अनुसार इसका अर्थ यह है कि समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ कानून का व्यवहार एक समान होगा, ठीक है। यानी मान लो अगर एक इंसान चोरी कर रहा है तो वो चाहे कोई नेता हो या आम आदमी हो, सबके लिए कानून एक ही रहेगा। खून कर रहा है तो सबके लिए कानून एक ही होगा, ठीक है। हत्या कर रहा है तो सबके लिए एक ही कानून होगा। तो इस तरह आइवर जैगिंग्स जो विद्वान थे उन्होंने उनके अनुसार समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ कानून का व्यवहार एक समान होगा। अंग्रेज विधि शास्त्री डायसी ने विधि के समक्ष समानता की व्याख्या इस प्रकार की थी, हमारे देश में प्रत्येक प्राधिकारी चाहे वह प्रधानमंत्री हो या पुलिस का सिपाही या कर वसूल करने वाला, ठीक है, अवैधानिक कार्य के लिए उतना ही दोषी माना जाएगा जितना अन्य कोई साधारण नागरिक। मतलब यह है कि कोई वीआईपी वाला केस नहीं है इसमें। जैसे कि एक आम नागरिक से कोई अवैधानिक कार्य होता है, अनुचित कार्य होता है, तो जिस तरह से उसे सजा दी जाएगी वैधानिक रूप से, उसी तरह एक नेता या पुलिस या प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो, सबके लिए एक समान कानून होता है, ठीक है, कानून व्यवस्था होती है। दूसरा है कानूनी समानता। कानूनी समानता में क्या दूसरा बात देखिए क्या है, कानूनी समानता, कानून का समान संरक्षण, ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि कानून का, लॉ का बराबर से समानता से सुरक्षा होगा, संरक्षण होगा, बचाव होगा, ठीक है। कानून के समक्ष समानता कानूनी समानता का नकारात्मक पक्ष है, लेकिन इसके साथ ही कानूनी समानता एक सकारात्मक पक्ष भी है, जिसका अर्थ है कि राज्य के सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा, ठीक है। और राज्य कानूनों के माध्यम से अपने नागरिकों को जो स्वतंत्रताएं प्रदान करता है तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन के अन्य क्षेत्रों में जो सुविधाएं प्रदान करता है, उनके संबंध में राज्य अपने नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसमें यह बात निहित है, मतलब यह बात भी शामिल है कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से न्यायालय की शरण ले सकता है, ठीक है।
यानी कि अगर किसी को न्याय चाहिए तो हर एक व्यक्ति न्याय लेने के लिए समान रूप से सबको अधिकार प्राप्त है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है, आर्टिकल 14 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ठीक है। यानी राज्य जो है कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का पक्षपात नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। तीसरा देखो क्या है, कर्तव्यों के प्रसंग में समानता। ठीक है। अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, समानता के, कानूनी समानता के बारे में। ठीक है। कानूनी समानता के बीच में ये सारे तथ्य आ रहे हैं। तीसरा है कर्तव्यों के प्रसंग में समानता। कानूनी समानता की धारणा में यह बात भी सम्मिलित है कि अधिकारों के साथ सभी व्यक्तियों के कर्तव्य भी एक समान होंगे। ऐसा नहीं कि हमें अधिकार जो मिल गया है बस उतने ही तक सीमित है। अधिकारों के साथ साथ भी हमारे भी कुछ कर्तव्य दायित्व होते हैं। जन्म, वंश, धर्म या संपत्ति आदि के आधार पर ना तो किसी को विशेष सुविधाएं प्राप्त होंगी और ना उनके कर्तव्य ही अलग अलग माने जाएंगे। यानी जिस प्रकार हमें समानता हमें अधिकार में प्राप्त होते हैं, उसी तरह कर्तव्य में भी समानता होनी चाहिए। ठीक है। कर्तव्यों के प्रसंग में समानता का अर्थ है कि जन्म, वंश, धर्म या संपत्ति आदि के आधार पर ना तो किसी को विशेष सुविधाएं प्राप्त होंगी, ना ही सुविधाएं मिलेंगी खास, और ना ही उसके कर्तव्य ही अलग अलग माने जाएंगे। इसी तरह करों के निर्धारण में समानता। देखिए क्या है, करों के निर्धारण में समानता। करों का निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि करों का बोझ सभी के ऊपर डाला जाए। इस प्रसंग में कर देने की क्षमता के आधार पर अवश्य ही भेद किया जा सकता है। धनी व्यक्तियों पर करों का अधिक बोझ और निर्धन व्यक्तियों पर करों का कम बोझ कानूनी समानता के इस सिद्धांत के अनुसार ही है। करों के निर्धारण में समानता यानी कि जो टैक्स लगाए जाते हैं उसके डिटर्मिनेशन में भी समानता होनी चाहिए, समानता हो, ये कानूनी समानता के पक्ष के अंदर आता है। क्योंकि टैक्स का जो डिटर्मिनेशन करते, निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि टैक्स का बोझ जो है सबके ऊपर डाला जाए। ऐसा नहीं कि देश के किसी एक नागरिक पर या कुछ एक समूह पर ही टैक्स लगेगा, टैक्स सब पे लगाया जाता है। इस प्रसंग में कर देने की क्षमता के आधार पर अवश्य ही भेद किया जा सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि कर देने की जो क्षमता होती है उसमें हम लोग भेद हो सकता है, क्योंकि धनी व्यक्ति पर टैक्स का बोझ अधिक और गरीब व्यक्तियों पर टैक्स का बोझ जो है कम लगाया जाना कानूनी समानता के सिद्धांत के अनुसार ही है। ठीक है। क्योंकि अगर गरीब से बहुत ज्यादा टैक्स लगा दे तो वो दे ही नहीं सकता, तो उसकी क्षमता अनुसार टैक्स लगाना भी एक कानूनी समानता के सिद्धांत के अनुसार ही है। ठीक है। विवेक संगत आधार पर भेदभाव मान्य। विवेक संगत, देखो कानूनी समानता में लीगल डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी में एक ये भी तथ्य है कि विवेक संगत आधार पर भेदभाव मान्य। कानूनी समानता का विचार राज्य द्वारा मनमाने आधार पर किए जाने वाले भेदभाव का ही निषेध करता है। ठीक है। कानूनी समानता का विचार विवेक संगत आधार पर भेदभाव मान्य है। ठीक है। देखो कैसे, कानूनी समानता का विचार राज्य द्वारा मनमाने आधार पर किए जाने वाले भेदभाव का ही निषेध करता है। विवेक संगत आधार पर यदि किसी वर्ग विशेष को विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती है तो समानता का सिद्धांत इसका निषेध नहीं करता। शर्त यह है कि उस स्थिति में उस वर्ग के सब लोगों पर वे समान रूप से लागू हो। उदाहरण के लिए राज्य ऐसा कोई कानून बना सकता है कि अमुक राशि से कम आय वाले लोगों को सरकारी दुकानों से सस्ता अनाज मिलेगा, अथवा ऐसे परिवारों के बच्चों को शिक्षा शुल्क में छूट दी जाएगी। भारतीय राज्य व्यवस्था में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को जो विशेष सुविधाएं प्रदान की गई है वे इसी श्रेणी में आती है। वर्ग विशेष को प्रदान की गई इस प्रकार की विशेष सुविधाओं को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि वे कानून के समक्ष समता के सिद्धांत के विरुद्ध है। यानी कि समझिए इसमें क्या कह रहा है, विवेक संगत आधार पर भेदभाव मान्य, यानी अगर जरूरी है तो भेदभाव मान्यता दी जाएगी। भेदभाव को कैसे, कब जरूरी होता है, जब मान लो एक गरीब एक समुदाय है समाज का, उसके पास में खाने के लिए भोजन नहीं है। ठीक है। उसको शिक्षा के लिए सही सुविधाएं उपलब्ध नहीं है,
तो राज्य या सरकार क्या करती है, इसे राशन कार्ड देती है ना, गरीबों को राशन कार्ड, लाल कार्ड, हरा कार्ड, 3 तरह के कार्ड होते हैं, उस आधार पर कार्ड दिए जाते हैं, ठीक है। और शिक्षण संस्थान जो होते हैं सरकारी, उसमें बच्चों को न्यूनतम कम से कम फीस ली जाती है और शिक्षा दी जाती है। तो इसको हम लोग असमानता नहीं कह सकते, ये विवेक संगत आधार पर भेदभाव मान्य है, ठीक है। समानता में कानूनी समानता के आधार पर ये सही है, क्योंकि कानूनी समानता के आधार पर ये सही है, क्योंकि जो बहुत गरीब बच्चे होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए जो मूल तत्व होते हैं उनको देना राज्य को पड़ता ही है, ठीक है। राज्य को देना पड़ता है, ये मान्य होता है। तो विवेक संगत आधार पर भेदभाव मान्य है। जैसे कि मान लो छोटी जाति के लोगों को, SC ST OBCs को आरक्षण दिए जाते हैं, तो ये भी विवेक संगत आधार पर भेदभाव मान्य है। समझ में आया? अब समानता के विभिन्न पक्ष या आयाम में वेरियस डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी में राजनीतिक समानता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि राजनीतिक समानता जो है वो क्या होती है, ठीक है। राजनीतिक समानता का अर्थ यह है कि राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने के अवसर सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त होने चाहिए, ठीक है। राजनीतिक समानता का अर्थ क्या है कि राजनीतिक यानी पॉलिटिकल प्रोसेस जो होते हैं, राजनीतिक प्रक्रिया होते हैं, उस पर असर डालने का, प्रभावित करने के जो चांसेस है, अवसर है, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज है, वो सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त होने चाहिए, ठीक है। जैसे राजतंत्र, कुलीन तंत्र या तानाशाही व्यवस्था राजनीतिक समानता के सिद्धांत में विश्वास नहीं करती है, ठीक है। इन व्यवस्थाओं में जन्म या वंश के आधार पर भेदभाव एक सामान्य स्थिति है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित होती है। राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर कौन आधारित होती है? लोकतांत्रिक व्यवस्था, ठीक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित होती है। राजनीतिक समानता के अंतर्गत सामान्य रूप से निम्नलिखित समानताएं आती है। देखिए, राजनीतिक समानता के अंदर क्या क्या समानताएं है, अधिकार प्राप्त है, ठीक है। देखो, मतदान का अधिकार, राजनीतिक समानता में क्या होता है? मतदान का अधिकार राजनीतिक समानता की प्रथम स्थिति है, पहली सिचुएशन है, ठीक है। वोट डालने का अधिकार जो होता है, इसका आशय यह है कि धर्म, जाति, संपत्ति, शिक्षा या लिंग के आधार पर किसी भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों को मत देने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। अवयस्क व्यक्तियों, पागल, दिवालिये या फिर संविधान द्वारा मान्य अन्य किसी आधार पर अवश्य ही किन्हीं व्यक्तियों को मताधिकार से वंचित किया जा सकता है, ठीक है। राजनीतिक समानता में क्या मिलता है? मतदान का अधिकार, ठीक है। वोट डालने के लिए कभी भी धर्म, जाति, संपत्ति, शिक्षा या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। हर धर्म, हर जाति, हर तरह की संपत्ति, चाहे वो अमीर गरीब हो, कोई भी हो, या शिक्षित हो, अशिक्षित हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, लिंग के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं होता। सभी वोट डालते हैं ना, और सभी को वोट देने का अधिकार होता है। तो अवयस्क व्यक्तियों, ठीक है, अवयस्क यानी कि जो 18 ईयर से कम है, या पागल या दिवालिये या संविधान द्वारा अन्य किसी आधार पर जरूर किन्हीं व्यक्तियों को मताधिकार से वंचित किया जाता है, यानी रोका जाता है। लेकिन ऐसे नॉर्मली जो धर्म, जाति, संपत्ति, शिक्षा, लिंग के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। सभी को मतदान देने का अधिकार होता है, ठीक है। अब देखो, राजनीतिक समानता में और क्या तत्व है? चुनाव में उम्मीदवार बनने का अधिकार। राजनीतिक समानता के आधार पर चुनाव में उम्मीदवार बनने का अधिकार भी प्राप्त होता है, ठीक है। नागरिकों को चुनाव में उम्मीदवार होने का अधिकार समान रूप से प्राप्त होना चाहिए। राजनीतिक समानता क्या कहती है? राजनीतिक समानता यानी पॉलिटिकल इक्वालिटी जो होती है, वो कहती है कि नागरिकों को चुनाव में उम्मीदवार होने का अधिकार समान रूप से प्राप्त होना चाहिए। इसमें यह बात निहित है कि संविधान में उल्लिखित किन्हीं अयोग्यताओं से ग्रसित व्यक्तियों को उम्मीदवार होने के अयोग्य घोषित किया जा सकता है, ठीक है। भारत में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में ऐसी योग्यताओं का निर्धारण किया गया है और यह राजनीतिक समानता के विरुद्ध नहीं है, ठीक है। तो राजनीतिक समानता जो है
पॉलिटिकल इक्वालिटी, इसके अनुसार चुनाव में उम्मीदवार बनने का अधिकार सभी को प्राप्त होता है। नागरिकों को चुनाव में उम्मीदवार होने का अधिकार समान रूप से मिलना चाहिए। लेकिन इसमें एक बात यह है कि संविधान में कुछ बिंदु उल्लिखित है जो अयोग्यता होती है, उन व्यक्ति को उम्मीदवार होने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। लेकिन अगर योग्य है व्यक्ति तो वह चुनाव में अपना भागीदारी बन सकता है, उम्मीदवार बन सकता है। ठीक है, एक तो वोट डाल भी सकता है, दूसरा चुनाव में उम्मीदवार भी बन सकता है। ठीक है, और भारत में जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में ऐसी योग्यताओं का निर्धारण किया गया है और ये राजनीतिक समानता के विरुद्ध नहीं है। ठीक है, तो देखिए कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ योग्यता आधार रखे गए हैं, लेकिन ये असमानता नहीं है, इसको असमानता नहीं कह सकते, समानता के विरुद्ध नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चुनाव में उम्मीदवार बनने का अधिकार सभी को प्राप्त है, बशर्ते कुछ अयोग्यता अगर होगी तो अभी नहीं बन सकते, वैसे बन सकते हैं। ठीक है, योग्यता अगर है तो। तीसरा देखो क्या है, राजनीतिक समानता में प्रार्थना पत्र का अधिकार भी शामिल होता है। नागरिकों को प्रार्थना पत्र देने और इस माध्यम से अपनी शिकायतें सरकार तक पहुंचाने का अधिकार समान रूप से होना चाहिए। राजनीतिक समानता हमें एक ऐसा अधिकार देती है जिसमें हम सरकार को अपनी शिकायतें प्रार्थना पत्र के द्वारा पहुंचा सकते हैं। ठीक है, चौथा देखो क्या है, राजनीतिक समानता में राजकीय नियुक्तियां एवं सम्मान प्राप्त करने का अधिकार। राजनीतिक समानता के अंतर्गत राजकीय नियुक्तियां तथा राजकीय सम्मान करने के लिए सभी को समान रूप से अधिकारी समझा जाना चाहिए। केवल शिक्षा, सेवा या किसी विशेष योग्यता के आधार पर इस संबंध में भेदभाव किया जा सकता है। ठीक है, यानी राजकीय नियुक्तियां मैंने जो ये होता है, नियुक्ति होता है मैंने जो सरकारी जॉब्स वगैरह होते हैं उसमें जो कैंडिडेट्स लिए जाते हैं, ठीक है, तो उसका और सम्मान प्राप्त करने का अधिकार, ठीक है, यानी सम्मान पाने का अधिकार जो है सभी को है। लेकिन शिक्षा, सेवा यानी एजुकेशन, सर्विस या किसी अलग योग्यता एलिजिबिलिटी के आधार पर इस संबंध में भेदभाव किया जा सकता है। ठीक है, पांचवा देखो क्या है, राजनीतिक समानता के अंतर्गत विचारों की अभिव्यक्ति तथा दलीय संगठनों के निर्माण का अधिकार भी व्यक्तियों के समान रूप से प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, राजनीतिक समानता क्या कहती है कि कोई भी व्यक्ति समान रूप से मुक्त है कि वह अपने विचारों की अभिव्यक्ति करे, यानी अपने विचार रख पाए दूसरे लोगों के सामने, और दलीय संगठनों के निर्माण भी कर सकता है। ठीक है, अब देखो हम लोग देखते हैं समानता के एक अलग रूप, सामाजिक समानता। सामाजिक समानता क्या है, चलिए समझते हैं। समानता का एक महत्वपूर्ण पक्ष सामाजिक समानता है। ठीक है, समानता का एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता का आशय यह है कि समाज और सामाजिक जीवन में सभी व्यक्तियों को समान समझा जाना चाहिए और धर्म, जाति, वंश, लिंग अथवा जन्म स्थान के स्थान पर व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि सामाजिक समानता क्या कहती है कि समाज यानी सोसाइटी और सोशल लाइफ में किसी भी व्यक्ति को समान समझा जाना चाहिए, है ना। हर व्यक्ति को, सभी व्यक्तियों को समान, इक्वल समझना चाहिए। जाति, धर्म, वंश, लिंग यानी लेडीज है कि जेंट्स है, ठीक है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, लड़का है, लड़की है, धर्म हिंदू है, मुस्लिम है, या जाति छोटी बड़ी है, कुछ भी है। ठीक है, वंश या फिर जन्म स्थान पर व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, सामाजिक समानता का अर्थ यही है। और भूतकाल में यानी पास्ट में अमेरिका और अन्य कई देशों में दास प्रथा का प्रचलन था। आज भी दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में वर्ण के आधार पर भेदभाव की स्थिति है। ठीक है, अमेरिका में निग्रो लोगों और भारत में दलित वर्ग के प्रति अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। अमेरिका में किसके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जा सकता है, निग्रो के साथ होता है अपमानजनक व्यवहार, और भारत में दलित वर्ग के प्रति अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। ये सभी स्थितियां सामाजिक असमानता के सिद्धांत के विरुद्ध है। ठीक है, सामाजिक समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है। सॉरी, देखो ये जो भारत में अगर दलित वर्ग के साथ जो गलत व्यवहार हो रहा है, होता है, या अमेरिका में निग्रो के साथ अगर कोई गलत व्यवहार हो रहा है या होता है, तो ये सब जो है, ये सारी जो स्थितियाँ, ये सिचुएशन जो है सोशल इक्वालिटी के जो सिद्धांत होते हैं उसके विरुद्ध है, इसके अगेंस्ट है। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में सामाजिक समानता के अधिकार की विशेष
व्यवस्था की गई है और संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। सामाजिक समानता की मांग है कि समाज में सती प्रथा और कन्या हत्या जैसी अमानवीय स्थितियों का कोई प्रचलन नहीं हो। ठीक है, सामाजिक समानता का क्या मांग है कि समाज में, सोसाइटी में सती प्रथा, जिसमें पति के मरने के बाद पत्नी को अग्निदाह कर दिया जाता था, और कन्या हत्या, जो अगर लड़की पैदा हुई तो उसको मार दिया जाता है, ऐसी अमानवीय जो स्थिति होती है उसका कोई प्रचलन नहीं होना चाहिए सामाजिक समानता के अनुसार। ठीक है, और देखो सामाजिक समानता के अंतर्गत मुख्यतः ये बातें आती है, वंश, धर्म, जाति और वर्ण के आधार पर किसी को श्रेष्ठ या अन्य किसी को हेय नहीं समझा जा सकता। यानी कि वंश, धर्म, जाति और वर्ण के आधार पर, इसके बेसिस पर किसी को भी एकदम बेस्ट या फिर किसी को भी एकदम वर्स्ट यानी एकदम बेकार नहीं समझा जा सकता है। ठीक है, नहीं समझा जाना चाहिए। और स्त्रियों को पुरुषों से कम अधिकार ना दिए जाए। ठीक है, स्त्री पुरुषों को दोनों को समान अधिकार दिया जाना चाहिए। सामाजिक समानता की मांग है कि स्त्रियों को पुरुषों के बराबर सम्मानजनक स्थिति व्यवहार में भी प्राप्त होनी चाहिए, यानी बिहेवियर में भी स्त्रियों को पुरुष के समान ही सम्मानजनक स्थिति व्यवहार में प्राप्त होनी चाहिए। और सामाजिक समानता एक ऐसे समाज की स्थापना पर बल देती है जिसमें मनुष्य के बीच सामाजिक समागम, सोशल इंटरकोर्स को बढ़ावा मिले। ठीक है, सामाजिक समागम का अर्थ है विवाह संबंधों व खान पान के क्षेत्र में निषेधों का अभाव। ठीक है, कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको छूट दिए जाए, है ना, समानता हो। और सामाजिक समानता एक ऐसे समाज की स्थापना पर बल देती है जिसमें मनुष्य के बीच में सामाजिक समागम, सोशल इंटरकोर्स यानी कि विवाह संबंध या फिर खान पान के क्षेत्र में जो निषेध होते हैं, रोकथाम होते हैं, उसका कमी होना चाहिए। ठीक है, उसको सामाजिक समागम को बढ़ावा मिलना चाहिए और सामाजिक असमानताओं को उदार शिक्षा द्वारा दूर किया जा सकता है। इसके साथ ही सामाजिक दृष्टि से पिछड़े लोगों की उन्नति के लिए, उनके आर्थिक विकास के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था करना भी बहुत आवश्यक है, जरूरी है। सामाजिक समानता का अर्थ यह नहीं है कि राज्य स्त्रियों, बच्चों या पिछड़े वर्गों के लिए विशेष सुविधाएं नहीं जुटा सकता। ठीक है, सामाजिक समानता, अभी देखो समानता से हम लोग क्या समझते हैं कि समान, सबको एक समान होना चाहिए, लेकिन देखो कुछ जो केस होते हैं, स्थिति होते हैं, उसमें समानता का अर्थ यह नहीं है कि राज्य स्त्रियों, बच्चे या पिछड़े वर्गों के लिए विशेष सुविधाएं नहीं जुड़ा। कभी कभी क्या करना पड़ता है, राज्य को कुछ खास सुविधाएं देनी पड़ती है समानता लाने के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर कोई पिछड़ा वर्ग है उसके लिए कुछ खास सुविधाएं देकर ही उसे जो अच्छे मतलब वो ऊंचे वर्ग के लोग हैं उनके समान लाने के लिए कुछ खास सुविधाएं देना पड़ता है राज्य को या सरकार को। ठीक है, तो सामाजिक समानता का अर्थ यह नहीं है कि राज्य स्त्रियों, बच्चों या पिछड़े वर्गों के लिए विशेष सुविधाएं नहीं जुटा सकता। इसके नितांत विपरीत सामाजिक समानता की मांग है, यानी इसके बिल्कुल विपरीत सामाजिक समानता की ये मांग है कि सभी कमजोर वर्गों के लिए विशेष सुविधाओं की, यानी खास उनको सुविधा की व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिए, जरूर की जानी चाहिए। इतना आवश्यक है कि विशेष सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में व्यक्ति के बीच में ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए जिससे न्याय संगत ना ठहराया जा सकता हो। ठीक है, सामाजिक समानता सामाजिक जीवन की स्थिति है और इसे केवल कानून के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। समानता का एक पक्ष होता है आर्थिक समानता। ठीक है, समानता के प्रकारों में एक प्रकार है आर्थिक समानता, इकोनॉमिकल इक्वालिटी, या फिर कह सकते हैं इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी, आर्थिक समानता। आज के जीवन में अर्थ को अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है। ठीक है, और यदि हम न केवल सिद्धांत वरन व्यवहार में समानता को प्राप्त करना चाहते हैं तो आर्थिक समानता की स्थिति को प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। ठीक है, आज के समाज में जो है अर्थ को यानी पैसे को, अर्थ मैंने पैसा, धन को अधिक से अधिक
इम्पॉर्टेंट सिचुएशन प्राप्त है। और यदि हम न केवल सिद्धांत वरन व्यवहार में समानता को प्राप्त करना यानी बिहेवियर अगर हमें सेम चाहिए तब भी आर्थिक समानता की स्थिति को प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। तब भी हम लोगों को इकोनॉमिकल इक्वालिटी जो होती है उसकी स्थिति को पाना बहुत जरूरी होता है। रूसो अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी किताब है? किसी किताब है? रूसो, ठीक है, रूसो की। तो रूसो अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं, सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए कि ना तो अमीरों की ही संख्या बढ़ने पाए और ना ही भिखमंगों की। ठीक है, समझे? यानी कि रूसो का विचार था कि अमीरों को और भिखमंगों की संख्या नहीं बढ़नी चाहिए, यानी सब समान होने चाहिए, चाहते थे कि समान हो। तो सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए कि ना तो अमीरों की संख्या बढ़ने पाए और ना ही भिखमंगों की। अभिप्राय यह है, यानी इसका अर्थ यह है कि समाज में बाहरी आर्थिक विषमताएं नहीं होनी चाहिए। मान लो किसी के पास करोड़ों रुपए हो और कोई 100-200 रुपए के लिए तरस रहा हो, तो ऐसी भारी विषमताएं, अगर भारी असमानता होगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, समाज में अराजकता फैल जाएगी। ठीक है, तो आर्थिक विषमताएं समाज के संपूर्ण ढांचे को दूषित कर देती है। मतलब ये जो इकोनॉमिकल ये असमानता होती है, इनइक्वालिटीज होती है, वो सोसाइटी के समाज के पूरे ढांचे को खराब कर देती है। ठीक है, लास्की के अनुसार जिस देश में संपत्ति तथा उत्पादन के साधन कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में केंद्रित होते हैं, उस देश की राजनीति, संस्कृति, शिक्षण संस्थाओं तथा न्यायपालिका पर धन पूर्णतः हावी हो जाता है। ठीक है, लास्की के अनुसार क्या है, वो कहते हैं लास्की कि जिस देश में संपत्ति यानी धन और उत्पादन के साधन, प्रोडक्शन के जो रिसोर्सेस होते हैं वो कुछ गिने चुने लोगों के पास होगा, उन्हीं के पास होगा, तो उस देश की राजनीति जो होती है और संस्कृति जो होती है, पॉलिटिक्स, कल्चर और शिक्षण संस्थान जो होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, और न्यायपालिका पर धन जो है यानी पैसा पूरी तरह से हावी हो जाता है। इतना ही नहीं, वरन धार्मिक समुदाय भी उन्हीं के इशारों पर चलते हैं। ठीक है, और क्या होता है, अगर कुछ ही लोगों के पास सारे धन इकट्ठे हो जाए तो धार्मिक समुदाय जो होते हैं वो भी उन्हीं के इशारे पर चलते हैं। रॉबर्ट डैल ने राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक समानताओं को एक दूसरे से संबंधित माना है। ठीक है, इसी तरह डैल के अनुसार यदि हम चाहते हैं कि राजनीतिक स्थायित्व और सरकार का लोकतंत्रीय स्वरूप बना रहे तो हमें भूमि के समुचित वितरण, कर प्रणाली में सुधार, शिक्षण सुविधाओं का विस्तार करके आर्थिक क्षेत्र में समानता को लाना होगा। ठीक है, यानी अगर हम चाहते हैं कि अराजकता ना फैले, व्यक्ति एक दूसरे को नीचा ना दिखाए, मारपीट दंगे ना हो, तो क्या करना चाहिए? यदि हम चाहते हैं कि राजनीतिक स्थायित्व यानी पॉलिटिक्स जो है स्थायित्व रहे और सरकार का लोकतंत्रीय स्वरूप बने रहे, ठीक है, तो हमें भूमि का समुचित वितरण यानी बंटवारा, कर प्रणाली में सुधार, टैक्स में सुधार तथा शिक्षण सुविधाओं का विस्तार करके आर्थिक क्षेत्र में समानता को लाना होगा। ठीक है, आप देखो आर्थिक समानता का क्या आशय है, क्या अर्थ है। आर्थिक समानता का आशय यह नहीं है कि सभी व्यक्तियों को समान वेतन मिले या सभी व्यक्ति बराबर भौतिक साधनों का उपभोग करें। ठीक है, इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त कर पाना ना तो संभव है और ना ही उचित। ठीक है, तो मतलब ये है कि आर्थिक समानता का अर्थ यह नहीं होता है कि सभी को, हर एक व्यक्ति को समान वेतन यानी पेमेंट मिले या फिर सभी व्यक्ति को बराबर भौतिक साधन यानी प्रॉपर्टीज वगैरह मिल जाए, वो लोग इसका इस्तेमाल करें। इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त करना ना तो संभव और ना ही उचित है। क्यों? क्योंकि आर्थिक समानता का आशय यह है कि सभी व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होना चाहिए। आर्थिक समानता, ठीक है, इकोनॉमिकल इक्वालिटी का क्या अर्थ है कि सभी व्यक्ति का जो नेसेसिटीज होती है, मूलभूत आवश्यकता होती है, वो पूरा होना चाहिए। संपत्ति की दृष्टि से समाज में बाहरी विषमताएं नहीं होना चाहिए, यानी प्रॉपर्टी के आधार पर, प्रॉपर्टी के दृष्टि से सोसाइटी में ज्यादा भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्थिक समानता के मुख्य पहलू, आर्थिक समानता के मुख्य पहलू निम्नलिखित है। क्या है? देखिए, इकोनॉमिकल इक्वालिटी के कुछ मुख्य पहलू होते हैं। सभी व्यक्तियों की न्यूनतम भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होना चाहिए। ठीक है, आर्थिक समानता क्या कहता है कि सभी व्यक्तियों की सभी व्यक्तियों की न्यूनतम भौतिक आवश्यकताएं मतलब भोजन, ठीक है, कपड़ा और मकान सबको पूरा होना चाहिए। जब तक सभी व्यक्तियों को भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा
और स्वास्थ्य की सुविधाएं प्राप्त ना हो जाए तब तक किन्हीं व्यक्तियों को विलासिता के साधन प्राप्त करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कुछ ही लोगों को सिर्फ विलासिता के एकदम आराम के साधन प्राप्त तब तक नहीं होने चाहिए जब तक कि सभी व्यक्तियों को न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी ना हो। न्यूनतम आवश्यकताओं से तात्पर्य है भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं। ठीक है, ये न्यूनतम आवश्यकता होती है मनुष्य की। अब देखो आर्थिक समानता के मुख्य पहलुओं में क्या है, और सभी व्यक्तियों को रोजगार, पर्याप्त मजदूरी और उचित अवकाश की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी और अंग भंग की स्थिति में व्यक्तियों को राज्य की ओर से आर्थिक सहायता प्राप्त होनी चाहिए। पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि इंजीनियर अगर पुरुष है तो उसे 50,000 मिल रहा है और महिला अगर इंजीनियर है तो 40,000, ऐसा नहीं होना चाहिए। पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन यानी समान पेमेंट, सैलरी जो है मिलना चाहिए। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि महिलाओं और बच्चों का उनकी आर्थिक मजबूरियों के कारण शोषण ना किया जा सके। ठीक है, और सभी व्यक्तियों को ऐसे अवसर प्राप्त होने चाहिए कि उनके द्वारा अपने व्यक्तित्व का विकास किया जा सके। इसमें यह बात निहित है, मतलब इसमें यह बात शामिल है कि सामाजिक दृष्टि से दलित और सभी निर्धन परिवारों के बच्चों को ऐसी सुविधाएं दी जानी चाहिए कि उनके द्वारा अपने व्यक्तित्व का विकास किया जा सके। ठीक है, उन्हें यह न लगे कि अगर उन्हें ये सुविधाएं होती तो ये वो कर सकते, तो उनको न्यूनतम जो आवश्यकताएं हैं वो जरूर देनी चाहिए ताकि वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। ठीक है, और राष्ट्र की संपत्ति तथा उत्पादन के साधन कुछ व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित नहीं होने चाहिए। ठीक है, प्रोडक्शन के जो रिसोर्सेस है और राष्ट्र की जो संपत्ति होती है, कैपिटल होती है, पूंजी होती है, वो कुछ व्यक्तियों, कुछ लोगों के हाथों में नहीं होना चाहिए। इस प्रसंग में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कुछ व्यक्ति उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व के आधार पर किन्हीं अन्य व्यक्तियों का शोषण ना कर सके। भीषण आर्थिक असमानताओं का अंत किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी अगर बहुत ज़्यादा आर्थिक असमानता है तो इसको खत्म किया जाना चाहिए। पूर्ण समानता की स्थिति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है, यानी पूरी तरह से एकदम टोटल इक्वालिटी हो जाए ऐसा करना संभव नहीं है, लेकिन राज्य की नीति ऐसी होनी चाहिए जो समानता की दिशा में आगे बढ़ाने वाली हो। ठीक है, राज्य को नीति ऐसी बनानी चाहिए कि समानता ही समानता हो, अपनी कोशिश इतनी रखनी चाहिए। आर्थिक समानता के लक्ष्य को ठोस कार्यों के आधार पर ही प्राप्त कर पाना संभव होता है। अभी हमने पढ़ा समानता के विभिन्न पक्षों के बारे में। ठीक है, अच्छे से समझ में आया आप लोगों को? अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, और इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर जरूर करिएगा। देखिए, अब हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता और समानता का क्या संबंध होता है, रिलेशन बिटवीन इक्वालिटी एंड लिबर्टी। ठीक है, स्वतंत्रता, देखो स्वतंत्रता और समानता के पारस्परिक संबंध के विषय पर राजनीति शास्त्रियों में मतभेद है। ठीक है, मतभेद है यानी अलग अलग तरह के विचार देते हैं अलग अलग राजनीति शास्त्र। ठीक है, राजनीति शास्त्री जो होते हैं अलग अलग विचार देते हैं कि स्वतंत्रता और समानता में एक दूसरे में क्या संबंध है इसके बारे में। कुछ व्यक्तियों द्वारा स्वतंत्रता और समानता के लोक प्रचलित अर्थों के आधार पर इन्हें परस्पर विरोधी बताया गया है। यानी कुछ लोगों को कहना है कि एक दूसरे के समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी है, कुछ लोगों का ऐसा कहना है। उनके अनुसार मतलब यहाँ पे वैसे लोगों के अनुसार जो स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी बताते हैं, उनके अनुसार स्वतंत्रता अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है। ठीक है, जबकि समानता का तात्पर्य प्रत्येक प्रकार के सभी व्यक्तियों को समान समझने से है। इन व्यक्तियों का विचार है कि यदि सभी व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाती है तो जीवन के परिणाम नितांत असमान होंगे। ठीक है, और शक्ति के आधार पर सभी व्यक्तियों को समान कर दिया जाए तो यह समानता व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नष्ट कर देगी। ठीक है, यानी कि अगर शक्ति के आधार पर सभी व्यक्ति को समानता दे दी जाए, जिसको जो करना करो, मारो पीटो लड़ो, तो क्या होगा, ये समानता व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नष्ट कर देगी। ठीक है, तो जो ज्यादा शक्तिशाली होगा क्या करेगा, कमजोर व्यक्ति को उस पर रूल करने लगेगा, उस पर राज करना चाहेगा ना, आधिपत्य जमाएगा। तो समानता व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नष्ट कर देगी। केवल सामान्य व्यक्ति ही नहीं वरन डी टाकविले और लॉर्ड एक्टन जैसे राजनीति विज्ञान के प्रसिद्ध विद्वानों का
भी यह विचार है कि स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी है। ठीक है, लॉर्ड एक्टन एक स्थान पर कहते हैं कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। किंतु टाकविले और लॉर्ड एक्टन आदि विद्वानों का यह विचार सत्य नहीं है। वस्तुतः लॉर्ड एक्टन आदि विद्वानों द्वारा स्वतंत्रता और समानता के जिस रूप की कल्पना की गई है, स्वतंत्रता और समानता का वह रूप ना तो समाज में कहीं प्राप्त है और न ही राजनीति विज्ञान में स्वतंत्रता और समानता को उस रूप में स्वीकार किया गया है। इस संबंध में यानी इसके बारे में लॉस्की ने लिखा है कि डी टाकविले और लॉर्ड एक्टन के मस्तिष्क में स्वतंत्रता के प्रति उत्कृष्ट अभिलाषा होने के कारण ही उनके द्वारा स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी समझा गया, किंतु यह एक गलत निष्कर्ष है। ठीक है, लास्की जो है इनका विरोध करते हैं और कहते हैं कि डी टाकविले और लॉर्ड एक्टन के मस्तिष्क में स्वतंत्रता के प्रति उत्कृष्ट अभिलाषा होने के कारण ही उनके द्वारा स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी समझा गया, किंतु यह एक गलत निष्कर्ष, एक गलत कंक्लूजन है और उनके द्वारा समानता का तात्पर्य गलत रूप से लेने के कारण ही ऐसा किया गया है। ठीक है, यानी सभी व्यक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता तो हॉब्स के बर्बर समाज में ही प्राप्त थी, जिसमें वास्तविक अर्थ में कोई भी स्वतंत्र नहीं था। इसी प्रकार सभी व्यक्तियों की प्राकृतिक समानता या आय की समानता तो स्वप्न लोक की वस्तु है। ठीक है, जिससे समानता पर आधारित साम्यवादी शासन की व्यवस्था के प्रमुख स्टालिन ने भी मूर्खतापूर्ण बकवास कहा है। क्योंकि सभी व्यक्ति की आय जो है एक जैसी नहीं हो सकती। व्यक्ति जैसा कार्य करेगा उतने ही पैसा उसको, उतने ही उसका वेतन होगा, उतना ही उसका आय होगा। समझ में आया? अब देखो, राजनीति विज्ञान में स्वतंत्रता और समानता का जो तात्पर्य लिया जाता है, उस अर्थ में स्वतंत्रता और समानता विरोधी नहीं वरन पूरक है। ठीक है, पूरक है यानी एक दूसरे को पूरा करते हैं। समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे को पूरा करते हैं। स्वतंत्रता की ठीक परिभाषा कहते हुए कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता जीवन की ऐसी व्यवस्था का नाम है जिसमें व्यक्ति के जीवन पर न्यूनतम प्रतिबंध हो। ठीक है, यानी कम से कम रोक टोक हो व्यक्ति के जीवन में, विशेष अधिकार का नितांत अभाव हो। ठीक है, खास अधिकार बहुत कम हो और व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकतम सुविधाएं प्राप्त हो। ठीक है, इसी प्रकार समानता की सही रूप में परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है कि समानता का तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से होता है जिनके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्राप्त हो। समानता का अर्थ क्या होता है राजनीति विज्ञान में कि ऐसी परिस्थिति के अस्तित्व से होता है, यानी ऐसा परिस्थिति जिसमें व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास के लिए सभी को समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्राप्त हो। इस प्रकार उस असमानता का अंत हो सके जिसका मूल सामाजिक वैषम्य है। ठीक है, यानी ऐसी देखो, प्राकृतिक समानता को तो हम खत्म नहीं कर सकते। प्राकृतिक रूप से कोई मोटा पतला है तो क्या किया जा सकता है ना, लेकिन जो मूल सामाजिक वैषम्य होते हैं, समाज में जो असमानता है उसको हम लोग खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका अंत किया जा सकता है। तो स्वतंत्रता और समानता की इन परिभाषाओं के अनुसार स्वतंत्रता और समानता दोनों का ही उद्देश्य मानवीय व्यक्तित्व का उच्चतम विकास है। ठीक है, तो स्वतंत्रता और समानता दोनों का उद्देश्य, दोनों का मोटिव क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, मानवीय व्यक्तित्व का, ह्यूमन पर्सनालिटी का डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी, मानवीय व्यक्तित्व का उच्चतम विकास है। और इस प्रकार स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के सहायक और पूरक है, परस्पर विरोधी नहीं। ठीक है, एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक है, सप्लीमेंट्स है। इस संबंध में एक्टन ने लिखा है कि विरोधाभास यह है कि समानता और स्वतंत्रता, जो कि परस्पर विरोधी विचार के रूप में प्रारंभ होते हैं, विश्लेषण करने पर एक दूसरे के लिए आवश्यक हो जाते हैं, जरूरी हो जाते हैं। ठीक है, यह सत्य है कि समानता के अर्थ की उचित व्याख्या स्वतंत्रता के संदर्भ में ही की जा सकती है। यदि समान अवसरों के द्वारा सबके लिए खुले रहते हैं, यदि समान अवसरों के द्वार सभी के लिए खुले रहते हैं तो व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार अपनी शक्तियों का विकास करने
की यथार्थ स्वतंत्रता का उपभोग कर सकता है। जिस समाज में किसी एक वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त रहते हैं और सामाजिक तथा आर्थिक अंतर पाए जाते हैं, वहां वह निम्न वर्गों पर दबाव डालने की अनुचित शक्ति प्राप्त कर लेता है और निम्न वर्गों को केवल नाम मात्र की ही स्वतंत्रता प्राप्त होती है। लास्की के मतानुसार, यानी लास्की के देखे विचार अनुसार क्या है, संपत्ति की असमानता स्वतंत्रता की विरोधी है। ठीक है, संपत्ति की जो असमानता होती है वो स्वतंत्रता की विरोधी होती है। किसने कहा? लास्की ने। ठीक है, और साधनों के अभाव के कारण निर्धन व्यक्ति न्यायालयों में उचित न्याय नहीं प्राप्त कर सकते हैं और मुकदमेबाजी की लंबी प्रक्रिया से धनी लोग अपने निर्धन पड़ोसियों को तबाह कर देते हैं। ठीक है, वास्तव में समानता के द्वारा स्वतंत्रता के आधार के रूप में कार्य किया जाता है। वास्तव में क्या होता है? समानता के द्वारा ही स्वतंत्रता के आधार के रूप में कार्य किया जाता है। एक ऐसे राज्य में जिसमें समानता नहीं है, स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती है। ठीक है, एक ऐसा राज्य जिसमें समानता नहीं है, उसमें स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती है। इस बात को निम्न रूपों से स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, यदि राजनीतिक समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता व्यर्थ हो जाएगी। जनता के एक बहुत बड़े भाग को शासन में कोई भाग प्राप्त नहीं होगा। यदि नागरिक समानता नहीं होगी तो जो व्यक्ति नागरिक अयोग्यताओं से पीड़ित है उन्हें स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं होगी। यदि सामाजिक समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता कुछ ही व्यक्तियों का विशेष अधिकार हो जाएगा। यानी अगर समाज में समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता जो है वो कुछ ही लोगों का खास अधिकार, विशेष अधिकार, वीटो पावर बनकर रह जाएगा। यदि आर्थिक समानता नहीं होगी तो धन कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो जाएगा और केवल वही वर्ग स्वतंत्रता का लाभ उठा सकेगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में डॉक्टर आशीर्वादम ने ठीक ही कहा है कि फ्रांस के क्रांतिकारी ना तो पागल थे और ना मूर्ख जब उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा लगाया था। प्रोफेसर पोलार्ड ने इस सच्चाई को एक ही वाक्य में इस प्रकार व्यक्त किया है, स्वतंत्रता की समस्या का केवल एक हल है और वह हल है समानता। वह हल समानता में निहित है। ठीक है, वास्तव में स्वतंत्रता और समानता मानव जीवन सरिता के दो तट है। ये मानव कल्याण रूपी रथ के दो पहिए हैं। सत्य तथा शिव का जो अभिन्न अंग है वही मानवीय जीवन में स्वतंत्रता और समानता का है। ठीक है, मतलब मानवीय जीवन में स्वतंत्रता और समानता जो है दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण है। यह नितांत संभव है कि भारत के गरीब किसानों और मजदूरों में अनेक व्यक्ति नेहरू और टैगोर के समान ही प्रतिभा संपन्न हो, लेकिन पर्याप्त सुविधाएं प्राप्त न होने के कारण वे अपने जीवन का विकास न कर सके हो। ठीक है, वस्तुतः समानता के अभाव में सबसे अधिक योग्य व्यक्तियों की खोज उसी प्रकार से बहुत अधिक कठिन है जिस प्रकार एक ऐसी दौड़ में सबसे तेज दौड़ने वाले व्यक्ति का पता लगाना जिसके अंतर्गत प्रतियोगी अलग अलग स्थानों से दौड़ शुरू करते हैं। इस प्रकार स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की पूरक है और सहायक है। R.H. टॉनी ने सत्य ही कहा है कि समानता की एक बड़ी मात्रा स्वतंत्रता की विरोधी ना होकर इसके लिए आवश्यक है। ठीक है, यानी जब तक समानता नहीं मिलेगी तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाएगा, और यानी समानता नहीं है मतलब कि स्वतंत्रता भी नहीं मिली अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए। ठीक है, तो समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के परस्पर पूरक होते, एक दूसरे को पूरा करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने जो सिखाया आपको, आप सीख गए तो बहुत अच्छी बात है। चैप्टर खत्म हो गया आपका समानता। अच्छे से अच्छा मैंने कोशिश किया समझाने का। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके पूछिए जो पूछना है। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।